हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 18 है और इस लेक्चर में हम लोग हैंडे लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolving a given amount of solvent at constant temperature is called solubility। सॉल्युबिलिटी को हम लोगों ने बहुत बारीकी से स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, यानी कौन कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेगा। तो हम लोगों ने देखा था पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ट्रिक मैंने बताया था चैप्टर के लिए आपको। आयनिक कंपाउंड को आप पोलर सॉल्यूट मानेंगे, वाटर को आप पोलर सॉल्वेंट मानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्यूट मानेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्वेंट मानेंगे। फिर हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात किया था। टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया था बाबू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें मैंने बारीकी से आपको बताया था। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में दो बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। लेकिन इस कंडीशन में भी मैंने आपको दो केस बताया था। पहला, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बारीकी से आप समझते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से उसको बताया था आपको। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि एंथैल्पी इज पॉजिटिव, उस कंडीशन में जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। यानी कि इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, del H is positive, enthalpy is positive, then solubility of solid in liquid directly proportional to the temperature according to the Le-Chatelain principle। Le-Chatelain principle के अनुसार अगर दी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उस कंडीशन में अगर दी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि हमको प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में मिलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। उस कंडीशन में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। क्लियर है। दूसरा, इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल एच इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, उस कंडीशन में अगर दी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीज करेगा। यानी कि आप कह सकते हो इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी नेगेटिव, देन solubility of solid in liquid inversely proportional to the temperature according to the Le-Chatelain principle। Le-Chatelain principle के अनुसार अगर दी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उस कंडीशन में टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड जो होता है हाईली इनकम्प्रेसेबल होता है। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसमें दो बात आपको ध्यान रखना है। पहला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे प्रेशर का इफेक्ट आएगा, उस समय हैंडे लॉ की बात किया था हम लोगों ने। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने देखा था कि दो कंटेनर ले लीजिए आप,
ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें आप गैस मॉलिक्यूल को डाल दीजिए, यहां पे एक पिस्टन लगा दीजिए, पैक हो जाएगा। यहाँ पे W1 ग्राम का वेट लीजिए, W1 ग्राम से के द्वारा आप प्रेशर लगाइए। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। W1 ग्राम वेट से आप प्रेशर लगाइए तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल वाटर में डिजॉल्व होगा। यानी कि प्रेशर जब हमारा बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू हेनरी। अब यहां पे हमने 2 बॉक्स ले लिया, एक W1 ग्राम का, एक W2 ग्राम। तो पिस्टन थोड़ा नीचे चला जाएगा क्योंकि वेट ज्यादा हो गया। ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे गैस जो है वाटर में ज्यादा सोलेबल होगा क्योंकि आपने वेट ज्यादा लिया, ज्यादा वेट से आप प्रेशर लगा रहे हो। तो यहां पे आपने ये देखा बाबू कि अगर दी प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज करेगा। इसी एक्सपेरिमेंट को हेनरी ने किया था। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial vapor pressure of gas on the surface of liquid or solution। जैसा कि हम लोगों ने solubility के टर्म में पिछले क्लास डेफिनेशन पढ़ा था और मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of gas in solution because according to Dalton's partial pressure of the gas in solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution। clear that? तो हम लोगों ने देखा कि अगर दी प्रेशर बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में इंक्रीज करेगा और डाल्टन साहब बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। इस वजह से हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों का जो इक्वेशन आया था पिछली क्लास कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी कि P प्रोपोर्शनल X। किसका मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनली हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है KH। KH इज द हेनरी कांस्टेंट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा था। P आपका है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, KH द हेनरी कांस्टेंट, Xg इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हम लोगों ने कहा था कि मान लिया जाए कि मोल्स ऑफ गैस इन वाटर अगर दी Na है और मोल्स ऑफ वाटर Nb है, then मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू द KH, जहां पे P है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी कांस्टेंट, X है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मैंने माना कि मोल्स ऑफ गैस इन वाटर Na, मोल्स ऑफ वाटर Nb, पिछले क्लास हम लोग पढ़े हैं। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ गैस है आपका Na बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, का मतलब मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर।
अगर दी इफ मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ गैस से ज्यादा हो तब हम लोग कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस बाय मोल्स ऑफ वाटर। यहां से हम लोग Na को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर दैट? तो हम लोगों का जो फाइनल फार्मूला आया था कुछ इस प्रकार था, P इक्वल टू द KH इंटू Na बाय NB। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे जहां पर हम लोगों ने माना कि मोल्स ऑफ वाटर जो है मोल्स ऑफ गैस से क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ गैस से बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन जनरली आपको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं मिला तो P इक्वल टू द KH इंटू Na बाय Na प्लस NB। इसका फार्मूला यूज करेंगे जब मोल्स ऑफ वाटर गैस से बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ गैस से बहुत ज्यादा होगा। क्या समझ गए बाबू? तो आज हम लोग इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला रिकॉल कर दिया। ये आपका लिखा हुआ है पिछले लेक्चर में, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप समझ रहे हैं। जब मोल्स ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो हम लोग KH इंटू Na बाय NB, जब मोल्स ऑफ वाटर ज्यादा नहीं होगा तो P बराबर KH इंटू Na बाय Na प्लस NB। हम लोगों ने पिछली क्लास से ग्राफ भी प्लॉट किया था, तो हम लोगों का हैंडल लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आया था P बराबर KH इंटू X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम लोगों का जो ग्राफ था पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच का था। तो y बराबर mx प्लस c इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप समझते हैं तो ऑरिजिन से गुजरेगा, और अगर हम कहें ये एंगल थीटा है तो KH बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। तो स्लोप की बात होगी बराबर KH, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास भी पढ़ा था। और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर दैट? यानी कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। समझ गए बाबू? पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। समझ गए? पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। क्योंकि हैंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोगों ने भी देखा, प्रूव भी किया। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो आप समझ गए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, वो कोल्ड वाटर में अपने आप को ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं कंपेरिजन विथ वार्म वाटर। इसलिए हम लोगों ने देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब हम गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो वह प्रोसेस जो होगा वो डिसोल्यूशन कहलाएगा, और वह डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और जैसे वाटर में उसको डालोगे तो वह वाटर में क्या होगा, घुल जाएगा। इसका मतलब यह उसका काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसलिए कहा जाता है कि जब हम गैस मॉलिक्यूल को वाटर में डिजोल्व करेंगे उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। इस वजह से कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। समझ गए? अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल। ऐसे एक्वेटिक एनिमल से आप अच्छा से समझ सकते हो, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जलीय जीव जंतु जो होते हैं, वो कोल्ड वाटर में अपने आप को ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं कंपेरिजन विथ वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिजॉल्विंग ऑक्सीजन।
इस वजह से हम लोगों ने देखा था कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो फार्मूला समझ में आ गया, सारा चीज समझ में आ गया। आज हम लोग हैंडल लॉ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते तो थोड़ा सा समझ में हम लोगों को कम आता, लेकिन हम लोगों ने पिछले क्लास को रिकॉल कर लिया बहुत अच्छी तरीका से। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फार्मूला याद रखना है P इक्वल टू द KH इंटू एक्स, समझ गए। जहां पे P है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, KH आपका हेनरी कांस्टेंट और X आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 गैस इन वाटर is 1.67 into 10 power 8 pm मींस पास्कल, शॉर्ट फॉर्म। अब पढ़े होंगे प्रेशर का यूनिट एटीएम, पास्कल, सेंटीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, टॉर, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सारे प्रेशर के यूनिट है। pm मींस पास्कल। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी, मास निकाल दो, of CO2 gas in 1 liter of soda water when packed under 2.5 atm CO2 gas pressure at 298 Kelvin। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसके बाद उसको बनाना आप स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि क्वेश्चन दिया बनाना स्टार्ट कर दिए, नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया है और क्या क्या आपको निकालना है, निकालने के लिए क्या हथियार आपको चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे दो कंपोनेंट है, एक CO2 गैस है, सॉल्यूट हमारा गैस है CO2 गैस, मान लो A, सॉल्वेंट आपका वाटर है जो लिक्विड है, मान लो B। KH हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH दिया है आपका 1.67 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन। ऐसे भी आप पढ़े सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में। जब भी हम बात करेंगे यदि टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर का इफेक्ट देंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 गैस, क्वेश्चन कह रहा है, छोटे ध्यान से समझ लो। हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया है, टेम्परेचर फिक्स है, गैस है आपका CO2, उसको डिजोल्व किया जाता है 1 लीटर सोडा वाटर में, और गैस का प्रेशर है 2.5 atm। तो बोलता है गैस का क्वांटिटी क्या होगा, यानी मास क्या होगा। क्लियर है? तो आइए केस दे दिया है। अब आप बताइए मुझे छोटे, मास ऑफ CO2 गैस। आप देखिए प्रेशर ऑफ CO2 गैस कितना दे दिया है, 2.5 atm। प्रेशर ऑफ CO2 गैस दे दिया है आपको, जिसको अभी आप P माने हो, 2.5 atm। यहां पे हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू है बाबू वो पास्कल में है, तो इसको भी एटीएम को पास्कल में चेंज करना होगा। जहां तक हम लोग जानते हैं कि 1 एटीएम इक्वल टू द होता है 10 पावर 5 पास्कल। चलिए तो बाबू अगर कि आपको मास निकालना है CO2 गैस का, तो पहले CO2 गैस का मोल निकालना होगा। अब मोल से मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि मोल कैसे निकलेगा। मोल निकालने के लिए हमको क्या क्या हथियार चाहिए, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास तो हमको निकालना ही है, तो मोल फ्रैक्शन की मदद से हम लोग आराम से मोल निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू द KH X इंटू लिख देते हैं X G। P इक्वल टू द KH इंटू X। ध्यान देना बाबू,
जहां पर आपका P है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, KH है हेनरी कांस्टेंट, X है आपका मोल फ्रैक्शन, G मतलब है इसको कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस P/KH, क्योंकि हमको मास निकालना है CO2 गैस का, पहले इसका मोल निकालेंगे, तो मोल हमको मोल फ्रैक्शन की मदद से निकल जाएगा। अब बच्चे मुझे बताएंगे CO2 गैस का प्रेशर कितना है, 2.5 atm पास्कल में चेंज करो, चढ़ दिए हम लोग, तो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। KH का वैल्यू छोटू कितना है आपका 1.67 इंटू 10⁸, क्योंकि जब तक मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं मिलेगा तब तक मुझे मास नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मदद से हम लोग मोल निकाल लेंगे, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक मुझे मास प्राप्त हो जाएगा। जब इसको छोटू आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। चलिए मोल फ्रैक्शन निकल गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ CO2 गैस इन वाटर हम लोगों ने माना था Na, मोल्स ऑफ वाटर Nb, ठीक है। अब मुझे ये बताओ छोटे, आपसे ये कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आप कह सकते हो Xg बराबर Na प्लस Nb, आराम से। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, फाइनल फार्मूला हमने देखा था, यानी मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, आराम से हम लिख सकते हैं, जिसका आपका वैल्यू दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। छोटे जहां तक हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ वाटर ज्यादा होता है किससे, मोल्स ऑफ गैस से, तो आप कह सकते हो कि Nb मोर ग्रेटर देन Na। इस वजह से हम कह सकते हैं कि Na प्लस Nb जो है लगभग Nb के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मोल्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, तो मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ गैस करेंगे लगभग मोल्स ऑफ वाटर के बराबर। क्लियर है, इसको लिख लिए छोटू, जरा मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटाएं, चलिए आइए। Therefore, आ जाओ, तो आ जाओ छोटो, तो मुझे मोल्स ऑफ गैस निकालना है, तो आ जाइए Na बाय Nb। Nb क्या है, मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल पहले निकाल लो, आ जाओ यहां, मोल्स ऑफ वाटर, फार्मूला बोलो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है वाटर का, 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर है, 1 लीटर है, तो हम जानते हैं वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। लीजिए लिख ही देते हैं, आइए, फिर बच्चे कहेंगे कहां से आ गया सर, देख लो, ऐसे आप 11th में पढ़ा होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 1 लीटर 1000 ml, इसलिए मास ऑफ वाटर लो, अच्छे देख लो, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम।
आपके लिए इतना डिटेल से बता रहे हैं, ऐसे आप आराम से समझ सकते हो कि जो वाटर का वॉल्यूम होगा वही उसका मास भी हो जाएगा, क्योंकि इधर देखो, इसलिए मास ऑफ वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो छोटे डेंसिटी आपका है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम है 1000 ml। ml कैंसिल बराबर 1000 ग्राम। ये ट्रिक है छोटे, जितना वाटर का वॉल्यूम होगा उतना उसका मास हो जाएगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी होता है 1 kg पर लीटर या 1 ग्राम पर ml। लेकिन आपके लिए इतना हम लिख दिए ताकि दोबारा हमको ये कहना नहीं पड़े, इसलिए ये एक बार आप समझ लीजिए। अब बताओ तो मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर given mass of water in gram 1000 by ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 16 2 18, डिवाइड करोगे छोटू आएगा 55.55। समझ गए छोटू? मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास ऑफ वाटर इन ग्राम कितना है 1000 ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 डिवाइड करेंगे 55.55। आ जाओ, Na क्या है? मोल्स ऑफ गैस है इन वाटर, मोल्स ऑफ गैस इन वाटर Na, मोल्स ऑफ वाटर Nb, तो Nb की जगह पुट हो जाएगा आपका 55.55 इक्वल टू द 1.5 इंटू 10⁻³ इसलिए मोल्स ऑफ गैस CO2 गैस लिखो, अच्छा लगेगा। तो आपने Na माना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.55। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे छोटू आएगा 8.3 इंटू 10⁻²। तो मोल निकल गया। अब मास निकाल लो, इसलिए मास ऑफ CO2 गैस, जहां तक आप जानते हैं मोल का फार्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ध्यान देना छोटू, इस कलम का यदि मोल मुझे निकालना है तो आप कहेंगे मोल्स ऑफ पेन इक्वल टू द मास ऑफ पेन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेन। तो मास बराबर क्या होगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्लियर है? मोल बराबर मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास इक्वल टू द मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ CO2 गैस कहोगे मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। हमारे बच्चे बताएंगे मोल कितना है। मोल है आपका 8.3 इंटू 10⁻² इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये CO2 गैस है, CO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन 1 है तो मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 मास है 16, तो उसमें 32 है 12 44 यानी 44। 8.3 इंटू 10⁻² इंटू 44 करोगे छोटू आएगा 3.65 ग्राम। समझ गए छोटू? तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लॉन्ग किया ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब दोबारा क्वेश्चन जब हम इसको डील करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देख लो। हेनरी कांस्टेंट दे दिया है KH,
यानी कि KH इक्वल टू द 1.67 10⁻8 पास्कल। टेम्परेचर फिक्स है। क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस यानी मास निकाल दो CO2 गैस का इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। 1 लीटर वाटर में CO2 गैस डिजोल्व हुआ है, तो जो उसका वॉल्यूम है 1 लीटर यानी 1000 ml, तो उसका मास भी वही होगा 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर। तो वॉल्यूम वाटर का 1 लीटर 1000 ml, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर? इतना लिखने का आवश्यकता नहीं होगा अगला बार जब हम बनाएंगे। पैक है 2.5 atm CO2 गैस। प्रेशर ऑफ CO2 गैस दे दिया गया। अब मुझे मास निकालना था। हेनरी लॉ की मदद से हम लोग पढ़े हैं कि P इक्वल टू द KH इंटू एक्स। तो P दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, X निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन हमको प्राप्त हो गया। तो मोल फ्रैक्शन किसका प्राप्त हुआ? गैस का। तो गैस का मुझे मोल निकालना है, तब मास निकलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पे हम देखते हैं कि वाटर का मोल जो होता है बहुत ज्यादा होता है, किससे? गैस से। तो गैस के मोल और वाटर के मोल को जोड़ेंगे, लगभग मोल्स ऑफ वाटर के बराबर आएगा। तो मोल फ्रैक्शन की मदद से हम लोग मोल्स ऑफ गैस निकाल लिए। जब मोल्स ऑफ गैस निकल गया, तो अगर जो उसका मास निकालना है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास करेंगे, तो आराम से मुझे क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। क्लियर है? समझ गए छोटू? आप इसे लिखिए, 3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। लिखा जाए इसे। आइए हम लोग क्वेश्चन और हेनरी लॉ पे डिस्कस करें। AIT 2009 का क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10⁵ atm। KH का वैल्यू दे दिया गया है, यानी KH बराबर आपको दिया है 1 into 10⁵ atm। ध्यान देना बाबू। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, यानी कि मोल फ्रैक्शन को एक्स आप कह दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर दिया है आपका 0.8। The number of moles of nitrogen gas from air dissolving, यानी कि एयर से कितना मोल नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व हुआ, किसमें? 10 मोल्स ऑफ वाटर में एट 298 केल्विन, प्रेशर टेम्परेचर फिक्स है, एंड 5 atm प्रेशर। टोटल प्रेशर दे दिया है 5 atm। तो सबसे पहले हमको यदि वाटर का मोल दिया हुआ है और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन वाटर निकालना है, तो सबसे पहले मुझे छोटो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू द होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन है आपका 0.8 और टोटल प्रेशर है आपका 5 atm, मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 4 atm। जहां तक हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन
the function of partial pressure. So according to Henry law हम लोग ये पढ़े हैं कि P इक्वल टू द के एच इंटू एक्स। अब मुझे बताओ, P है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, के एच है आपका हेनरी कांस्टेंट, एक्स हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो P हमको पता चल गया कितना, 4 atm। के एच का वैल्यू दे दिया गया 1 इंटू 10⁵ atm, हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, वाटर में हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रेशर हम वाटर वाला लिए 5 atm। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस हो जाएगा आपका 4/1 इंटू 10⁵, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा 4 इंटू 10⁻⁵। चलिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर मुझे निकल गया। अब सबसे पहले आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर निकालना है। लेट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर इक्वल टू द n। क्लियर दैट? समझ गए? इसलिए आप कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस जो होता है इन वाटर, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। Na बाय Na प्लस Nb को लगभग आप Nb कह सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले बताया था कि Na प्लस Nb लगभग Nb के बराबर। बार बार वही चीज को हम क्या डिस्कस करें, नीचे लिख देते हैं। इसको आप समझ गए? इधर ध्यान दीजिएगा, इसको इधर मिटा रहे हैं बाबू। Na प्लस Nb को अभी आपने लगभग Nb के बराबर कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर ज्यादा है, इसलिए आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन। Nb क्या है? मोल्स ऑफ वाटर है। अभी हम पहले क्वेश्चन में लिए थे द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू द Na बाय Nb। तो Na तो आपको निकालना है, Nb का वैल्यू है आपका 10, क्वेश्चन में दे दिया है। तो अब मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस आप कितना निकाला है? 4 इंटू 10⁻⁵ बराबर Na बाय 10। इसलिए Na बराबर 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10, तो 4 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर आपका जाएगा ए द राइट आंसर।
यानी कि 4 इंटू 10⁻⁴ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है एयर से डिजॉल्व हुआ किसमें, 10 मोल्स ऑफ वाटर एंड 5 atm प्रेशर। समझ गए छोटू, क्लियर दैट? इसको लिखिए, क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन और हम लोग देख लें। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen gas exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry log constant for nitrogen gas at 293 Kelvin is 76480 bar. I क्वेश्चन साफ है, जो पिछले क्वेश्चन ना उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है आपका नाइट्रोजन गैस ए मान लीजिए, सॉल्वेंट है आपका वाटर बी मान लिया जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप Na मान लीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को आप Nb मान लीजिए। अच्छा रहेगा, जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए, टेम्परेचर तो फिक्स है, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिली मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो यदि मोल मुझे निकल जाएगा तो आराम से मिली मोल निकाल लेंगे हम लोग। आप देखना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर दिया है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। हम बता चुके हैं कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 करोगे 1000 ग्राम आ जाएगा। इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल्स ऑफ वाटर, जिसे आपने Nv कहा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है 1000, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, हम पढ़े 55.55। अब सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एक बार बनाए सब उसी तरह बनेगा। चलिए, अब हमको निकालना है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आइए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, कुछ डाटा और लिख लो। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस यानी कि सॉल्यूट, आप पी मानते हो, दिया है 0.987 बार, KH 76480 बार। अब आपको निकालना है छोटे मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस यानी मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले मोल निकालो। मोल किसकी मदद से निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन की मदद से। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? हेनरी लॉ की मदद से। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जहां भी हेनरी लॉ कांस्टेंट है हेनरी लॉ यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन की बात करेगा हेनरी लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P बराबर आप पढ़े हो KH इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आई, तो आप मुझे बताओ प्रेशर P क्या है आपका? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी सॉल्यूट है आप नाइट्रोजन गैस है, इस वजह से 0.987 KH 76480 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल लो। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू हो जाएगा 0.987 बाय 76480। ये बात समझ में आ रही है आपको? जब इसको आप
डिवाइड करोगे छोटू आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन की मदद से मोल निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा, XG मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू द मोल्स ऑफ गैस Na बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? हम आपको बताए हैं कि यहां पर बार बार क्यों, देख लो ध्यान से, Na बाय Na प्लस Nb। यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि Nb है मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मोल सबसे ज्यादा होता है किससे? गैस से। इस वजह से हम लोग Na को यहाँ से क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। क्यों? Na और Nb को जोड़ेंगे तो लगभग Nb के बराबर आएगा। हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे, लीजिए लिख देते हैं, Na प्लस Nb लगभग Nb के बराबर। ठीक है, समझ गए? इधर लिखिए बाबू। Therefore मोल फ्रैक्शन आप कितना निकाले हो? 1.29 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू द Na आपको निकालना है बाय Nb मोल्स ऑफ वाटर। आप 55.55 होता है, बहुत बार आप निकाल चुके हो। Nb क्या है? मोल्स ऑफ वाटर। क्या निकालते हो? 55.55। बहुत गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास मोल होता है। वाटर का मोल गिवन मास होता है 1, लो लिख देते हैं। Nb है मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास है 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वाटर का 18 आएगा 55.55। ठीक है, इसलिए Na 1.29 इंटू 10⁻⁵ 55.55। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन से कैलकुलेशन थोड़ा ये लेंदी जाएगा, आपका आएगा छोटू 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल। ठीक है, इसलिए मिली मोल नाइट्रोजन गैस यानी तो होता है मोल इंटू 1000 मिली मोल बराबर, तो मोल है आपका 7.16 10⁻⁴ इंटू 1000 कर दो तो आपका आ जाएगा छोटू 0.716 मिली मोल। समझ गए? लिख लो इसे। आइए क्वेश्चन और हम लोग एनसीईआरटी का कर लें। H2S एक टॉक्सिक गैस, जहरीला गैस होता है विथ रोटेन एग स्मेल। इसका जो स्मेल होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा। इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195 small and molality मोल पर केजी। कैलकुलेट हैंडल लॉ कांस्टेंट। आइए यहां पे मोल फ्रैक्शन नहीं दे करके मोलालिटी दे दिया है, टेंशन नहीं लीजिए। इधर आइए, सबसे पहले आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है आपका H2S गैस, मान लो ए, सॉल्वेंट है आपका वाटर, मान लो बी। क्लियर? समझ गए? आइए अब आपको ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी दे दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस यानी सॉल्यूट 0.195 मोलालिटी। तो छोटे सरकार सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इतना मोलालिटी, देयरफॉर
मोल्स ऑफ H2S गैस मान लो A Na, मोल्स ऑफ को क्या मानते हैं Na, कितना है 0.195, वेट ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट आपका हो गया 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, इसलिए मोल्स ऑफ वाटर को आप NB मानते हो। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 1000, सॉल्वेंट आपका वाटर है, मॉलिक्यूलर मास 18, हम 2-3 बार निकाल चुके हैं 55.55, ठीक है। तो मोलालिटी से मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया, अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। अब हमको हेनरी लॉ की मदद से KH का वैल्यू निकालना है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट KH, तो KH बराबर व्हाट, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू द KH इंटू X, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बच्चे P क्या है, प्रेशर, जहां तक क्वेश्चन में वर्ड मेंशन किया है STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एट STP पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू द, अगर दी हम बार में लेना चाहेंगे तो होगा 0.987 बार, लगभग 1 बार और 1 ATM के बराबर होता है। क्लियर है, बार में एग्जैक्टली 0.987 बार। तो प्रेशर आपका है 0.987 बार, लगभग 1 बार, 1 ATM कर सकते हो। ATM में लोगों तो 1 ATM बार है, 0.987 बार, लगभग 1 बार। हम एग्जैक्ट वैल्यू चल रहे हैं KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल्स ऑफ गैस को Na मैंने माना, बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर को मैंने NB माना। तो छोटे KH 0.987 KH इंटू मोल्स ऑफ गैस 0.195 बाय मोल्स ऑफ गैस 0.195 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 55.55, 0.987 इक्वल टू KH इंटू, जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे छोटू आएगा 0.0035, therefore KH equal to the 0.987 by 0.0035 equal to the 282 बार आएगा। समझ गए छोटू? तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि मोलालिटी भी देगा तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हम लोगों ने हेनरी लॉ पे क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास हम कुछ होमवर्क देंगे आपको और नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ। आप लोग पढ़ के रखेंगे राउल्स लॉ। क्लियर दैट? जो भी आपको दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और मन लगा के पढ़ें। ओके, थैंक यू।